हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो बचा हुआ टॉपिक है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। संडे की वजह से जो है थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। संडे को काफ़ी व्यस्त रहने के कारण जो है लगातार वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। गांव में उतना नेटवर्क सुविधा नहीं रहता है, तो पिछले दिनों हम 1-2 दिन गांव में थे, जिस वजह से वीडियो अपलोड होने में समस्या हो गई। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जो है हम मार्केट आ चुके हैं, यहाँ पे नेटवर्क का सुविधा बहुत अच्छा है। तो बिना लेट किए हुए हम लोग जो है रिप्रोडक्शन का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको शूट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पढ़ेंगे, और बचा हुआ जो भी टॉपिक है रिप्रोडक्शन का वो पढ़ेंगे। मैट्रिक वाले बच्चों का एग्ज़ाम जो है हिंदी और मैथ्स का हो चुका है। आज एक पेपर होना है। 21 को जो एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है 21 को, तो 21 तक जो है कोशिश रहेगा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम कवर कर दे। आप लोग कंटिन्यू देखिए। फेसबुक पेज पे भी हम लगा रहे हैं, जो फेसबुक पे हमारे मित्र जुड़े हुए हैं वैसे बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे इस बार मैट्रिक का, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए। ये स्पेशल टॉपिक पे बना हुआ वीडियो है जो आना ही आना है एकदम। पिछले 5-6 वर्षों का क्वेश्चन का पैटर्न देख के वीडियो बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट टॉपिक का वो आना ही आना है। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मादा जनन तंत्र। क्या है? मादा जनन तंत्र है। कौन सा टॉपिक है हम लोगों का? तो हम लोगों का टॉपिक है मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, सेल है, जो स्ट्रक्चर है, सारा का सारा मैकेनिज्म जो है हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अंग है इसमें वो क्या है? अंडाशय। वो क्या है? अंडाशय। अंडाशय वो जगह है, वह अंग है, वो स्थान है जहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु परिपक्व होकर क्या रहता है? वहाँ पे संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है। तो मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका, ठीक है, जिसको एग सेल कहते हैं, का निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड कोशिका का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लड़का और लड़की के किशोरावस्था के बेसिक डिफरेंस में यौना आरंभ पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं और परिपक्व होने के साथ साथ पीरियड्स के दौरान ये क्या करते हैं? विमोचित होते हैं। चलिए, 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड कोशिका उत्पन्न किया जाता है और उसको रिलीज किया जाता है। जब इसके आप संरचना को देखिएगा तो इसके संरचना में आप पाइएगा कि महिलाओं के अंदर जो है, ठीक है, बिल्कुल पुरुषों के जैसा ही 2 अंडाशय होता है। देखिए यहाँ पे, ये अंडाशय 1 हो गया और ये अंडाशय 2 हो गया। तो एक बार इधर से ये विमोचित होके यहाँ आएगा और एक बार इधर से विमोचित होके ये यहाँ आएगा। तो ये अल्टरनेट पीरियड्स में होता है। अगर इस मंथ का पीरियड में 2 से आया तो अगले मंथ के पीरियड में 1 से आएगा। इस तरह से आप संरचना को देखिए। जब ये बीच वाला संरचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको यूट्रस कहते हैं। और यूट्रस जहाँ आके ओपन होता है, नीचे की ओर जुड़ता है, उस पार्ट को, उस जंक्शन को हम लोग ग्रीवा कहते हैं। और नीचे का जो एक कैनाल है, इस पार्ट को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। इंग्लिश में इसे वजीना कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये फंडस कहलाता है। ये पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब है, जिससे अंडाणु जो है निकल के यहाँ सरकता है। तो चित्र पे हम लोग दोबारा आएंगे बिना उसको छेड़छाड़ किए। अभी हम लोग जो है ऊपर में जो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है उस चीज़ को क्या करते हैं? देखते हैं। दोबारा हम लोग चित्र में आएंगे और चित्र को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। अभी हम लोग इसके जो ऊपर का पार्ट है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पुनः इस चीज़ पे आएंगे। तो हमने अभी क्या देखा कि
फीमेल्स में, महिलाओं में, मादाओं में, ठीक है, 2 अंडाशय होता है, 2 अंडवाहिनी होती है। और समय समय का मतलब है कि 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने 1 परिपक्व अंड कोशिका को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है और विमोचित किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है, जो कि एक क्या है, सेक्स हार्मोन है। ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है और उसी से जो है महिलाओं के अंदर किशोरावस्था में क्या होता है, जो भी चेंजिंग है वो दिखता है। और साथ ही साथ जब वो एडल्ट हो जाती है तो रिप्रोडक्शन के योग्य बन जाती है, तो रिप्रोडक्शन में भी क्या करता है, मदद करता है। अब दूसरे संरचना पे हम लोग आते हैं। अंडाशय को जब आप देखिएगा, ये पार्ट जो है यूट्रस है और इधर वाला पार्ट जो है ये फिमड़ी है और ये वाला पार्ट जो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, इस वाले पार्ट को हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो अंडाशय को होल्ड करने के बाद जो ये नली खुलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी को ही हम लोग अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये डिम्बवाहिनी भी कहलाती है, इसे अंडवाहिनी भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करने वाली ये नली होती है, ये पाइप होती है, ये ट्यूब होती है। दूसरा, अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर ही होता है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये जो संरचना आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट फंडस है और ये यूट्रस का ये संरचना है और उसके बाद जो ये पाइप ऐसे निकली हुई रहती है, ऐसे ये फिमड़ी है और इधर से ये जो है अंडाशय इसमें जुड़ी रहती है। तो ये जो संरचना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी संरचना में क्या होता है, ठीक है, ये जो स्थल है, इसी स्थल के बीच क्या होता है, निषेचन होता है। इधर से जो है शुक्राणु ऐसे पहुँचता है और इधर से जो है अंडाणु ऐसे पहुँचता है और ये दोनों यहाँ पे आके क्या होता है, फ्यूज करता है। क्या करता है, फ्यूज करता है। ठीक है, ये पार्ट जो है एम्पुला है और ये पार्ट जो है इस्थमस है। ये दोनों का दोनों पार्ट है जहाँ पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जब आप 12th में जाएंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जैसे ही ये बोर्ड का सिलसिला समाप्त होगा, 12th पे वीडियो बनाना शुरू करेंगे। कुछ वीडियो बना चुके हैं फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड। उसके बाद जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही वीडियो बनाना है, जो अगले साल जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको मदद करेगा वो। चलिए, तो देख लिए कि अंडवाहिनी क्या करता है, अंड कोशिका को, ठीक है, अंड कोशिका को और शुक्राणु को निषेचन के लिए स्थल भी प्रदान करता है। ये यहीं निषेचित होता है। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, तीसरा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, वो है गर्भाशय। वो है गर्भाशय, जहाँ पे, ठीक है, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण जो है एक नियत समय तक पलता बढ़ता है, विकसित होता है। ठीक है, तो चलिए, गर्भाशय, इसको इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। ये थैलीनुमा संरचना होता है जहाँ पे शिशु का विकास होता है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा योनि से जुड़ा होता है। गर्भाशय ऊपर होता है और योनि जो है नीचे होता है और दोनों को जोड़ने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये पार्ट। अब रेड कलर से जो देखेंगे, देखिए ये उंगली नुमा संरचना है। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फिमड़ी। क्या कहते हैं, फिमड़ी। ये पार्ट देख लीजिए, यहाँ तक का जो ये पार्ट है उंगली नुमा संरचना से, यही पार्ट क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। तो निषेचन का जो स्थल है, ये स्थल है निषेचन का, ये स्थल है निषेचन का। निषेचन हमेशा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, यूट्रस के अंदर निषेचन कभी भी नहीं होता है। निषेचन यहीं पे होगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो कोशिकाएं किस में आ जाएगी, 8 सेल में आ जाएगी और 16 सेल में आ जाएगी, तब जाके वो कहाँ आएगी, यूट्रस में आएगी। कहाँ आएगी,
यूट्रस में आएगी, ये गर्भाशय में आएगी। ये गर्भाशय का अलग अलग परत दिखाया गया है। गर्भाशय का जो है 3 परत होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्जियोमेट्रियम, तीनों का स्तर अलग अलग होता है। और गर्भाशय और ये योनि, ये दोनों जहाँ एक दूसरे से मिलता है, जुड़ता है, उस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा क्या करता है, सेपरेट करता है गर्भाशय को, किससे, योनि से। और जब इसके अंदर भ्रूण पल रहा होता है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इससे किसी भी तरह का कोई स्राव नहीं होता है, कनेक्टिविटी जो है दोनों के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तब क्या होता है, योनि मार्ग के द्वारा ही स्पर्म आगे बढ़ता है और ग्रीवा होते हुए कहाँ पहुँचता है, गर्भ में पहुँचता है, गर्भाशय में पहुँचता है, और आगे फिर कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। फिर जाके ये स्थान जो है, ये स्थान जो है, यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। तो आपने फीमेल पार्ट के बारे में देखा, और बचा हुआ जो इसका संरचना है, उस संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो मोटा मोटी जो इसके 3 इम्पोर्टेंट अंग था, भाग था, संरचना था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके जो कार्य है, उसके कार्य के बारे में देखते हैं कि कार्य किस तरह से इसमें कार्य होता है। चलिए, तो बिना विलंब किए हम लोग देखते हैं ये कार्य कैसे होता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या होता है, संरचना के बारे में तो आपने देख लिया। अब जब अंड कोशिका का निषेचन होगा, डैट मीन्स अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेगा, फ्यूजन होगा, निषेचन होगा, तब क्या होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब अंडाणु शुक्राणु आपस में नहीं मिलेगा तब क्या होगा। तो ये दोनों कंडीशन को हम लोग जानेंगे। जब ये दोनों कंडीशन को आप समझेंगे तभी आप गर्भधारण और जो पीरियड्स है उसको आप समझ पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला है निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब शुक्राणु, ठीक है, जब स्पर्म जो है एक से क्या करता है, मिलता है, फ्यूज कर जाता है, तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। और इसी चीज़ को हिंदी में क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ को देखना है। जो गर्भाशय में रोपित होता है और गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है और वो भ्रूण में विकसित हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब ये भ्रूण जो है मानवों के अंदर कम से कम तो 7 मंथ, 8.5 मंथ, ठीक है, 8 मंथ, 9 मंथ, 9.5 मंथ तक जो है क्या होगा, वहाँ पे विकसित होगा, डेवलप होगा। वहाँ पे इसका जो है पूर्ण रूप से निर्माण होगा। कम से कम तो ऐसा कहा जाता है मेडिकल साइंस में कि 8 मंथ होना चाहिए गर्भ के अंदर भ्रूण का, तब जाके वो क्या होता है, अच्छे से डेवलप होता है। अगर वो 7th मंथ का है, हाफ 7th मंथ का है, तब वो ICU वाला केस उत्पन्न हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। उसके जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं और उस तरह के बच्चा अक्सर कमज़ोर होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कम से कम प्राकृतिक तौर तरीके से 8 मंथ जो है गर्भ के अंदर बच्चे का जो है, शिशु का या भ्रूण का जो है क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, निर्माण विकास होना चाहिए। अगर 9th मंथ हुआ तो और अच्छा है, 9th मंथ से 1-2 सप्ताह हो गया तो ठीक है। अदरवाइज आप डॉक्टर से मिलिए और सलाह लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने देखा कि जब निषेचित हो जाएगा तो क्या होगा, निषेचित होने के बाद जो है उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण के निर्माण के बाद वो पलेगा, बढ़ेगा और एक समय वयस्क होने के बाद वो क्या होगा, जब अच्छे से हो जाएगा तो शिशु बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। अब दूसरा जो है वो क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा एक नली होता है जो गर्भ में पल रहे शिशु को उनके माता का जो यूट्रस है उससे जोड़ने का काम करता है। ये विशिष्ट प्रकार का ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना होती है और गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, कभी कभी ये पूछता है
इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है हर एग्ज़ाम में पूछता है, मैट्रिक में तो पूछेगा ही पूछेगा, इंटर में भी पूछता है, और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 1 डे 2 डे कंपटीशन वाला, उसमें भी ये पूछा जाता है कि प्लेसेंटा का क्या कार्य है, प्लेसेंटा क्या करती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का विशेष उत्तक है। ये तस्तरी नुमा संरचना इसमें होता है, ये गर्भाशय में धसा होता है। इसका कार्य देखिए, माँ के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन पोषण के रूप में जो है भ्रूण को प्रदान करता है, सबसे पहला जो ये काम है। दूसरा, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, निपटारित करता है, पुनः उसी कोड के द्वारा क्या होता है, माँ के शरीर में आता है, फिर माँ के शरीर से वो प्रोसेस के द्वारा अपना बाहर निकलता है। अब इसमें देखिए, अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। और इसकी अवधि लगभग 9 महीने की होती है। इसकी अवधि कितने की होती है, इसकी अवधि 9 मंथ्स होती है, जो अप्रोक्स 9 मंथ है। किसी किसी में ये 8.5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ये जो है मैच्योर नहीं होगा। मैच्योर के लिए जो है कम से कम जो है आपका कितना चाहिए, ठीक है, मोर देन 8 मंथ चाहिए, 9th मंथ चाहिए। ठीक है, इस बात का आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि गर्भधारण का जो काल है, गर्भकाल जो है वो कम से कम तो इतना होना चाहिए, तब जाके ही क्या है वो जच्चा बच्चा दोनों के लिए क्या है, सुरक्षित है। अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, ठीक है, अब हम लोग कंडीशन 2 पे आते हैं। दूसरा कंडीशन, जब क्या होगा, अंड का निषेचन नहीं होगा तब क्या होगा, जब फीमेल के अंदर जो है अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिलेगा, तब दूसरे कंडीशन में क्या होगा। तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, देखिए, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है, और यह भ्रूण के विकास के लिए जो है ज़रूरी होता है, और भ्रूण के विकास की ये तैयारी करता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है, और अतः यह परत जो है धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर आता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, मासिक चक्र कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक मंथ जो है महिलाओं में होता ही है, मादाओं में होता ही है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, और इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, इसे मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं, या इसको MC भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये किशोरावस्था से शुरू होता है, डैट मीन्स 11-12 वर्ष से शुरू होता है, और चलता है कब तक, 40 से 45 वर्ष तक। 40 से 45 वर्ष तक। किसी किसी में ये 50 को भी टच करेगा। ठीक है, तो रेयर केस है। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, और फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। जब ये प्रारंभ होता है तब उसे क्या कहते हैं, रजो आरंभ कहते हैं, रजो प्रारंभ कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो एक बार आप पुनः समझ लीजिए, जब अंडाणु का शुक्राणु से संलयन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, तो प्रत्येक मंथ पीरियड्स में जो अलग अलग फेज होता है, उस फेज में क्या होता है, हार्मोन के हिसाब से जब अंडाणु निकलने का समय होता है, तो उससे पहले ही यूट्रस की जो दीवार है, यूट्रस की जो भित्ति है, वो तैयारी कर लेती है। किस चीज़ का, कि अंडाणु शुक्राणु से मिलके जब भ्रूण का निर्माण करेगा तो उसके पालन पोषण का। लेकिन ये नहीं होने के क्रम में क्या होता है,
तैयार किया हुआ सारा मटेरियल बर्बाद हो जाता है। और उसी बर्बाद मटेरियल को शरीर से जब क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है, तो वही ब्लडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। यह हर मंथ जो है महिलाओं में होता है। ये 10-12 साल से शुरू होता है और लगभग तो 45-50 साल तक होता रहता है। अगर उसी दरमियान अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है रिप्रोडक्शन के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, तो अंडाणु शुक्राणु से मिलता है। और शुक्राणु से मिलने के बाद क्या होता है, जनन की जो क्रिया है वो प्रोसेस में आती है, आगे कंटिन्यू रहता है। भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण जो है कम से कम तो 8 साढ़े 8 मंथ 9 मंथ जो है गर्भाशय के अंदर पलता है। और पलने के बाद जो है डिलीवरी के वक्त शिशु के रूप में बाहर आता है। तो इस चीज़ का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है और हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या देखना है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये 28 दिन का चक्र होता है। ठीक है, ये 0 है। और ये मान लीजिए कि क्या है, ये 14 है और ये 18 है। ठीक है, और ये 7 है और ये रेस्ट फेज है। ये देखिए ये 0 डे है, ये जो लिखे हैं हम डे है। और यहाँ आप मान के चलिए 28 ले लीजिए, इसको 29 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, 32 ले लीजिए। रेयर केस है तो 30 तक ही जाता है। किसी किसी महिला में 31 और 32 भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है और ये चौथा फेज है। ये पीरियड्स जो है फेज में होता है। ये किस में होता है, फेज में होता है। पीरियड्स फेज में होता है। ये पहला फेज है। पहला फेज में क्या होता है, जैसे ही किसी के अंदर ये चक्र शुरू होता है तो दूसरे या तीसरे दिन से 5वें या 6ठे दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ठीक है, उसके शरीर के अंदर से ब्लड और म्यूकस जो है बाहर निकलता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, जिसमें महिलाओं के शरीर से खून का रिसाव होता है म्यूकस के रूप में। और वो काफ़ी कमज़ोर महसूस करती है। उसका जो है लक्षण शुरू हो जाता है 1-2 दिन पहले ही। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमारी जितनी जो है महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको। उसके बाद जो है ये 6ठे दिन ख़त्म हो जाता है। 1-2 दिन जो है वो सफाई में लग जाता है। यूट्रस का पूरा नेचुरली अंदर से सफाई होता है। फिर जाके 7वें दिन और 8वें दिन से क्या होता है, लगभग तो 12वें दिन 13वें दिन तक पुनः जो यूट्रस का परत झड़ा था उसका पुनः निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्उद्भवन कहते हैं, पुनर्निर्माण कहते हैं। वो बनता है। ठीक है, वो बनता है। जब पूरी तरह से ये बन के तैयार हो जाता है, तैयारी हो जाती है, तब 14वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच ये 3 से जो 4 दिन होता है, ये ओव्यूलेशन का पीरियड होता है। ये अंडो उत्सर्ग का पीरियड होता है। इसी बीच में क्या होता है, अंडा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अंडाशय से या तो एक फैलोपियन ट्यूब से या दूसरे फैलोपियन ट्यूब से, दोनों में से किसी एक से क्या होता है, अंडाणु का उत्सर्जन होता है। और उत्सर्जन होके वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और उसी समय में अगर शारीरिक संबंध कोई बनाया 14वें से लेकर 18वें दिन में, तब जाके क्या होगा, निषेचन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर निषेचन हुआ तो ठीक है 18वें दिन तक, नहीं तो रेस्ट फेज जो है क्या करता है, पुनः ये जो परत यहाँ बना था दूसरे फेज में, किसका, यूट्रस का, वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को क्या करता है, तोड़ना शुरू कर देता है, अलग करना शुरू कर देता है। तो वही पूरा लेयर जो है ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में, चिपचिपा पदार्थ के रूप में, क्लॉटिंग के रूप में क्या होता है। ठीक है, फिर ये फेज 1 में निकलना शुरू हो जाता है। और ये पूरा का पूरा चक्र जो है जारी रहता है। ये पूरा चक्र जो है क्या करता है, जारी रहता है। इस बात का क्या करना है, ख्याल रखना है। इस बात का क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो बिना विलम्ब किए हुए हम लोग क्या करते हैं, अब
आगे का जो टॉपिक है उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोगों का टॉपिक क्या है, तो हम लोगों का टॉपिक है अब जनन स्वास्थ्य। क्या टॉपिक है, हम लोगों का टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। हम लोग जनन स्वास्थ्य को भी क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, जनन स्वास्थ्य को जानने से पहले एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो ये है नर, ये क्या है नर, और ये है मादा। ठीक है, नर और मादा दोनों के शरीर में जो क्रोमोसोम होता है वो कितना होता है, 44 + XY, और यहाँ भी कितना होगा, 44 + XX। ये जो आप देखते हैं 44 क्रोमोसोम दोनों में सेम होता है, और एक जोड़ा क्रोमोसोम जो है ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या करता है, भ्रूण में लिंग निर्धारण का काम करता है। बाकी जो ये 44 है, ये 44 पूरा का पूरा भ्रूण निर्माण का काम करता है। तो मेल में क्या होता है, ये जो मेल है ये मेल है, और ये क्या है, ये फीमेल है। मेल में ये अलग अलग होता है, ये विषम होता है, और मादा में ये क्या होता है, सम होता है। मादा में ये क्या होता है, सम होता है। मादा में क्या होता है, सम होता है। इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है। क्या करना है, ख्याल रखना है। महिलाओं में सेम क्रोमोसोम होता है XX, और पुरुष में X और Y होता है। तो लिंग निर्धारण का जो श्रेय है वो पुरुषों को जाता है, ना कि महिलाओं को जाता है। किसी महिला को हमारे समाज में अगर बार बार लड़की हो रही है या बार बार लड़का हो रहा है, उसके लिए वो महिला जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए उसका पति जिम्मेवार है। क्योंकि लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो पुरुष पे डिपेंड करता है, वो पुरुष के क्रोमोसोम से निर्धारित होता है, ना कि महिला के क्रोमोसोम से। लेकिन समाज में जो अनपढ़ है, मूर्ख है, एकदम पूरा जाहिल टाइप का आदमी है, जो रूढ़िवादी विचारधारा का है, नॉलेज नाम का कोई चीज़ नहीं है, हमेशा महिलाओं को ब्लेम करता है, महिलाओं को दोष देता है। कुछ ऐसा जाहिल गवार है जो मारने पीटने तक का काम करता है, उसके जान के साथ जो है खेलना शुरू कर देता है। तो उनको ये समझना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि लिंग का निर्धारण प्रकृति जो की है वो पुरुषों के द्वारा की है, उसके लिए पुरुष जिम्मेवार है। अगर किसी को बार बार लड़की ही हो रही है तो पुरुष जिम्मेवार है, लड़का ही हो रहा है तो पुरुष जिम्मेवार है। इसके लिए महिलाओं को, पत्नियों को, आप नारियों को मत कोसिए, पुरुष अपने आप को कोसिए कि आपके शरीर के अंदर से वैसा क्रोमोसोम निष्कासित नहीं हो रहा है। आप डॉक्टर से मिलिए, चेक करवाइए कि आप में वो क्रोमोसोम है या नहीं है, या आपको किसी भी तरह का क्रोमोसोमल डिजीज़ तो नहीं है, डिसऑर्डर तो नहीं है, वो देखिए। तो चलिए अब इसको दो भाग में बांटिए, 22 + X, ठीक है, और 22 + Y, ये दो भाग में बांटिए। यहाँ भी इसको दो भाग में बांटिए, 22 + X, ठीक है, फिर 22 + X, क्योंकि यहाँ सेम ही है, X ही होना है। यहाँ पे एक X हो जाएगा और एक Y हो जाएगा, और यहीं से क्या होगा, लिंग निर्धारण शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ X ही है। तो अब ये जब मिलेगा तो क्या होगा, देख लीजिए, यहाँ से इसको खींचिए, हो गया। अब यहाँ से इसको खींचिए, ठीक है, फिर यहाँ से इसको लीजिए, फिर यहाँ से इसको लीजिए। अब जब इस चीज़ को आप मिलाइएगा, इस चीज़ को आप देखिएगा, तो आपको कंडीशन समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से 22 और 22 कितना हो गया, 22 और 22 कितना हो गया, 44 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Y है, सॉरी X है, और यहाँ पे X है, प्लस X हो गया। जब ये X हो गया तब ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, गर्ल, ठीक है, गर्ल हो गया। चलिए फिर इसी का जो दूसरा कंडीशन है ये ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है
44 प्लस ये x है और ये भी x है, फिर x ले लीजिए। फिर क्या हो गया यहाँ पे, फिर क्या हो गया यहाँ पे, फिर हो गया गर्ल। अब ये कंडीशन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 44 प्लस यहाँ पे क्या है y है और वहाँ पे क्या है x है। अब डिफरेंट आ गया, जब डिफरेंट आ जाए तब ये चीज़ क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा बॉय, क्या हो जाएगा बॉय हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से 44 हो गया, फिर यहाँ y है और यहाँ x है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा बॉय हो जाएगा। तो ऐसा है कि कंडीशन देखिए 50% चांस जो है वो किसका है, गर्ल का है, और 50% चांस जो है वो किसका है, बॉय का है। तो आप बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते हैं कि गर्ल्स होगा या बॉयज होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली होता है, ये प्राकृतिक तौर तरीके से होता है। लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा होशियारी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड से ये पता करते हैं, जो कानूनन अपराध है, जो क्या है कानूनन अपराध है। आप अल्ट्रासाउंड कीजिए डेट ऑफ डिलीवरी के लिए, उसका जो शारीरिक संरचना है उसको देखने के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं है उसके लिए। आप बिल्कुल भी भ्रूण का जो लिंग है उसके निर्धारण के लिए मत करवाइए, लड़का है या लड़की है, प्राकृतिक तौर तरीके से इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और इसके लिए पुरुष जिम्मेवार है। जिस दिन पुरुष जो है हमारे समाज में पढ़ लिख के अपना विचार को बिल्कुल सही करेगा, उस दिन समाज से अंधविश्वास रूढ़िवादिता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। पुरुष अपना जिम्मेवारी स्वयं ले, पुरुष के हिसाब से ये हो रहा है, पुरुष इसके लिए उत्तरदायी है। तो पुरुष आगे आए और महिलाओं का जो मुंह है वो बंद करवाए, अपने फैमिलियों को समझाए, लोगों को अवगत करवाए कि लिंग निर्धारण का जो ये समस्या है, ये जो कंडीशन है, उसके लिए पुरुष जिम्मेवार है, ना कि महिला जिम्मेवार है। इस चीज़ को आप समझें। और जब भी कोई भी महिला गर्भवती होती है तो आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि उसके गर्भ के अंदर जो पल रहा है, जो पल रही है, उसका क्या अनुमान लगा सकते हैं आप कि लड़का होगा या लड़की होगी। आपको कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा क्या होगी, ठीक है, जब तक आप कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, मेडिकल का सहारा नहीं लेते हैं। तो वक्त का इंतज़ार कीजिए, समय होने पे आपको खुद पता चल जाएगा। जब शिशु का जन्म होगा, लड़का है या लड़की है। आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। प्रकृति के साथ जब भी छेड़छाड़ होता है तो प्रलय आता है और प्रलय में विनाश होता है। तो अब विनाश खुद से खुद का मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तो ये है लिंग निर्धारण। ये क्या है, ये है लिंग निर्धारण। ये क्वेश्चन आता है मैट्रिक के एग्ज़ाम में। जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 21 तारीख को बिहार बोर्ड का, वो बार बार इस चीज़ को देखें। क्रोमोसोम जो है हमारे शरीर में कितना होता है, तो कितना क्रोमोसोम होता है, तो 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम में जो है 44 क्रोमोसोम क्या होता है, एक समान क्रोमोसोम होता है। और एक जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वो लिंग क्रोमोसोम होता है, जो लिंग निर्धारण का काम करता है। गर्भ में पल रहे भ्रूण लड़का होगा या लड़की होगी, उसका काम करता है। और ये कैसे होता है तो देख लीजिए, दोनों का एक एक जो है सेट ही निकलता है। एक सेट अंडाणु में होता है और एक सेट शुक्राणु में होता है, और दोनों जब मिलता है, फ्यूजन होती है, तो फिर एक, ठीक है, डिप्लॉयड सेट बन के तैयार हो जाता है और वहाँ से भ्रूण बनना प्रारंभ होता है। तो ये है लिंग निर्धारण। देखिए आप इस चीज़ को, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ तक हम लोगों ने देखा। कल के टॉपिक में हम लोग देखेंगे जनन स्वास्थ्य, ठीक है। जनन स्वास्थ्य जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, माथा दर्द, पेट दर्द होता है, बुखार लगती है, उसके बाद अन्य कई तरह की बीमारियां होती है। उसी तरह से जनन से संबंधित भी बीमारियां लोगों को होती है। जनन से संबंधित बीमारियां में क्या क्या आता है, जनन से संबंधित बीमारियां में जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आता है, मेंटल स्ट्रेंथ है वो आता है, जो सामाजिक स्ट्रेंथ है वो आता है, सोशल स्ट्रेंथ आता है। साथ ही साथ उसके जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कितना स्वस्थ है, वो इन्फेक्टेड है या नहीं है,
जो सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, वो सही है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आती है। साथ ही साथ जो गर्भ निरोधन की विधियां हैं वो भी हम जनन स्वास्थ्य के अंदर ही पढ़ते हैं कि 1-2 संतान के बाद कैसे फैमिली प्लानिंग को रोकना है, तो उसमें सर्जरी करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, या पिल्स लेना है, इंजेक्शन लेना है, या किसी भी तरह की यांत्रिक सहारा लेना है, उन सबों को हम लोग देखते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए कल पुनः मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जो होगा हमारा जनन स्वास्थ्य। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।